दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को। इसके पिछले सीजन में हमने देखा था कि संग जिनवू जो कि ई रैंक का हंटर था, वो अपनी बहन को पढ़ाने और अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे कमाने के लिए डंजन्स में जाया करता था। मगर सबसे कमजोर हंटर होने की वजह से हर बार जिनवू को मॉन्स्टर्स के हाथों पिटना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन जिनवू को अचानक से एक सिस्टम दिखाई देने लगा था जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह था, और जिसके दिए हुए टास्क को पूरा करते हुए जिनवू काफी पावरफुल बन गया था और लास्ट में उसने अपनी खुद की एक शैडो आर्मी बना ली थी और वो खुद शैडो मोनार्क बन गया था। अब सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जिनवू को देखते हैं जो अपने घर में आराम से सो रहा था कि तभी जिनवू की बहन जिना उसे कॉल करती है और उसे याद दिलाती है कि तुम्हें आज मेरी टीचर से मिलना है। इसके बाद जिनवू तैयार होकर तुरंत ही जिना के स्कूल में आ जाता है, जहाँ जिना जिनवू को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि जिनवू पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ जिना की स्कूल की सारी लड़कियां भी जिनवू को देखते ही उस पर फिदा हो जाती हैं और ये सब देखकर जिना जिनवू से कहती है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, क्या मैं तुम्हें किसी लड़के से मिलवाऊं। इस पर जिनवू जिना का गाल खींचकर उसे चुप करा देता है। फिर यहाँ पर जिनवू जिना की टीचर से बात करता है और जिना की टीचर जिनवू से जिना की काफी तारीफ करती हैं। साथ ही यहाँ पर वो टीचर जिनवू से मदद भी मांगती हैं और जिनवू को जिना की दोस्त हान के बारे में बताती हैं जो कि हाल ही में अवेकन हुई है और वो हंटर बनना चाहती है। यहाँ जिना की टीचर जिनवू से हान को समझाने के लिए कहती हैं। इसके बाद जिनवू हान से मिलने के लिए भी आता है और हान वही ई रैंक की हंटर थी जो कि पहले जिनवू और जिन्हो के साथ रेड पर भी जाती थी। यहाँ हान पहले तो जिनवू को नहीं पहचान पाती, लेकिन वीडियो देखने के बाद हान को पता चल जाता है कि जिनवू जिन्हा का भाई है। फिर यहाँ पर हान जिनवू से कहती है कि टीचर ने तुमसे जो भी बोला हो, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी और ना ही मैं हंटिंग छोड़ूंगी। इस पर जिनवू कहता है कि तुम तो एक ई रैंक के हंटर हो और तुम इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी और अब तो तुम हमारी स्ट्राइक टीम के साथ भी डंजन्स में नहीं जा सकती। इस पर हान कहती है कि अगर तुम्हें मुझे लेक्चर ही देना है तो तुम घर वापस जा सकते हो, और वैसे भी तुम भी तो एक ई रैंक के हंटर हो। इस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगसू नाम के एस रैंक के हंटर को देखते हैं जो कि उसी हंटर डोंगसुन का भाई है जिसने जिनवू और जिन्हो को डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर जिनवू ने डोंगसुन और उसकी पूरी टीम को वहां पर खत्म कर दिया था और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही डोंगसू जिनवू और जिन्हो को मारना चाहता है। इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिसर हंटर वू डोंगसू के पास आता है जिसे डोंगसू पर नजर रखने का काम मिला था ताकि डोंगसू कुछ गलत ना कर पाए। लेकिन डोंगसू जिनवू को मारने के पीछे पागल था। वो हंटर वू से कहता है कि क्या तुम मुझे रोक पाओगे। इस तरफ हम हंटर चोई को भी देखते हैं जो कि चेयरमैन को एक आइलैंड के पास से मिली हुई एंट मॉन्स्टर दिखाता है और कहता है कि हमें ये मॉन्स्टर पानी में मिली जिनके अब पंख भी आ चुके हैं, लेकिन अभी ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती, मगर बहुत जल्दी ही ये मॉन्स्टर उड़ना भी सीख जाएंगी और यहाँ तक भी पहुंच जाएंगी, इसलिए हमें इनका कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिनवू अब हान को लेकर एक डंजन के पास आ जाता है जो कि सी रैंक की डंजन थी और यहाँ जिनवू ने पहले ही मैनेजर पार्क के साथ हान को ट्रेनिंग देने की बात कर ली होती है और इसलिए जिनवू हान को अपने साथ इस डंजन में ले जाने वाला था। यहीं पर हम एक ए रैंक के हंटर किम को भी देखते हैं जो कि इन सभी से कहता है कि हम लोग अंदर भी जाएंगे या फिर यहीं खड़े होकर बातें करते रहेंगे। यहाँ मैनेजर जिनवू को बताता है कि किम व्हाइट टाइगर गिल्ड का हंटर है और इन्हें ही नए लोगों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए किम अभी इस टीम का लीडर है। यहाँ पर किम कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बार मुझे 2 ई रैंक के हंटर्स के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ अब इस टीम में एक ए रैंक का हंटर, 5 बी रैंक के हंटर और 2 सी रैंक के हंटर और 2 ई रैंक के हंटर होते हैं और इस तरह 10 हंटर की पूरी टीम हो जाती है। यहाँ पर जिनवू सोचता है कि शायद अब जब हान को डंजन के अंदर जाकर वहां के खतरे के बारे में पता चलेगा तो हान खुद ही हंटर की जॉब छोड़ देगी। इसके बाद ये सभी लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ आते ही जिनवू को अजीब सा फील होने लगता है और ये डंजन भी रेड हो जाती है। जिनवू ये देखकर हान को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। जिनवू मैनेजर से तुरंत ही मदद बुलाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर बेक को भी एक सी रैंक के गेट के रेड होने के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनवू और उसकी टीम अब एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहां हर तरफ बर्फ जमी हुई थी और फिर किम सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है। यहाँ पर हान जिनवू से रेड गेट के बारे में पूछती है। इस पर जिनवू बताता है कि रेड गेट आपको एक अलग ही डंजन में ले जाते हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है और यहाँ से हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम यहाँ के बॉस को ना हरा दें। साथ ही बाहर से भी कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकता। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक तीर हान की तरफ आने लगता है, लेकिन जिनवू उसे देखकर पकड़ लेता है। मगर किम की टीम के एक हंटर के एक दूसरा तीर लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ पर इन लोगों को अब आई सेल्फ दिखाई देते हैं जो कि इन लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जिनवू को ऐसा करते हुए देखकर ये दोनों आई सेल्फ यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ जिनवू हान को बताता है कि ये आई सेल्फ हैं जो कि आम मॉन्स्टर से काफी अलग और खतरनाक होते हैं। यहीं पर किम अब सभी लोगों से कहता है कि हम लोग एक रेड गेट में अटक चुके हैं
और हमें बाहर से बचाने भी कोई नहीं आ सकता। और साथ ही अब यहाँ पर हमें बी रैंक से ऊपर के ही मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, इसलिए अब तुम्हें मेरे जैसे एक ए रैंक के हंटर की बात माननी होगी ताकि तुम लोग यहाँ बच सको और यहाँ से निकल पाओ। किम सभी लोगों को अब 2 ग्रुप में बढ़ जाने के लिए बोलता है। यहाँ किम काफी चालाकी दिखाता है और वो हर बी रैंक के हंटर को अपने साथ मिला लेता है और सी रैंक के हंटर और दोनों ई रैंक के हंटर्स को अपने साथ चलने से मना करने लगता है, क्योंकि किम को लग रहा था कि कमजोर लोग उसके किसी भी काम नहीं आएंगे, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता और कहता है कि यहाँ का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है, इसीलिए हमें नहीं पता कि हम यहाँ से कब निकलेंगे और मैं किसी भी कमजोर को साथ ले जाकर उसकी हिफाजत नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर एक बी रैंक की हंटर पार्क किम की टीम को छोड़ देती है और वो जिन्वू की टीम में आ जाती है। वो कहती है कि मैंने देखा था किम एक ए रैंक का हंटर होने के बाद भी उस तीर को नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन तुमने उसे नोटिस कर लिया और उसे पकड़ भी लिया। जरूर तुम ई रैंक के हंटर तो नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से तुम्हारी रैंक ए या फिर इससे भी ज्यादा है। अब इसके बाद किम अपनी टीम के साथ एक खुले मैदान में चला जाता है और जिन्वू अपनी टीम को लेकर जंगलों में आ जाता है। यहाँ किम को एक पेड़ पर बियर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और किम समझ जाता है कि यहाँ काफी बड़े बड़े आइस बियर होंगे और अब तो जिन्वू का ग्रुप आसानी से मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर किम को एक बात काफी अजीब लग रही होती है। वो सोचता है कि जब जिन्वू की टीम में एक बी रैंक की हंटर और 2 सी रैंक के हंटर्स मौजूद हैं, तो वो जिन्वू जिसकी रैंक ई है वो उस टीम का लीडर आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ पर किम यही बात सोच रहा था कि तभी एक आइस बियर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किम एक ही बार में इस आइस बियर को खत्म कर देता है। मगर अब तभी काफी सारे और आइस बियर्स इनके सामने आ जाते हैं जो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वहीं पार्क भी जिन्वू और बाकी सभी लोगों से कहती है कि ये पूरा जंगल आइस बियर्स का इलाका है, इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। इस पर जिन्वू कहता है कि ये आइस बियर्स की जगह है, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना है, क्योंकि अब हमें बस आइस बियर्स पर ही नजर रखनी होगी और कोई भी आइस एल्फ्स हम पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पार्क को जिन्वू की बातें सही लगती हैं। साथ ही यहाँ पर जिन्वू इन सभी लोगों को अपने स्टोर से कुछ गर्म कपड़े भी देता है, जो देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक हाई रैंक का हंटर भी बस 2-3 चीजें ही समन कर पाता है, तो जिन्वू ने आखिर ये कैसे कर लिया। यहाँ पर हान भी जिन्वू से इस बारे में पूछती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा कि तुम मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो। और जिन्वू यही बात बाकी हंटर्स से भी कहता है। अब तभी एक आइस बियर जिन्वू की तरफ आने लगता है और जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए अपनी पावर को सिलेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ बेक भी रेड गेट को देखता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे लगता है कि किम जरूर कुछ बी रैंक के हंटर्स को बचाकर बाहर ले ही आएगा। इस पर मैनेजर बेक को बताता है कि जिन्वू भी अंदर है। वो कहता है कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्वू रीअवेकन हुआ है, मगर मेरे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है। यहाँ पर डोंगसू भी अब जिन्वू को ढूंढता हुआ बेक के पास आ जाता है और उसे देखकर बेक डोंगसू से कहता है कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। इस पर डोंगसू बेक से पूछता है कि आखिर जब ये तुम्हारा इलाका है तो तुम 2 ई रैंक के हंटर्स जो कि तुम्हारी गिल्ड के मेंबर भी नहीं है, उन्हें अंदर कैसे जाने दे सकते हो। साथ ही यहाँ पर डोंगसू कहता है कि मैं यहाँ पर जिन्वू को ढूंढने आया हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। इस पर बेक सोचता है कि जिन्वू तुम सच में लकी हो, क्योंकि रेड गेट की वजह से तुम डोंगसू से बच गए। बेक सोचता है कि क्या जिन्वू रेड गेट से बाहर आ पाएगा। इस तरफ हम जिन्वू को भी देखते हैं जो कि अकेला ही काफी सारे आइस बियर्स को खत्म कर चुका था और ये देखकर उसकी पूरी टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिन्वू की तरफ काफी सारे आइस बियर्स एक साथ आने लगते हैं। तभी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को जगाता है और आइस बियर्स पर हमला करा देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी बढ़िया फाइट होने लगती है और शैडो आर्मी आइस बियर्स को मारने लगती है। मगर धीरे धीरे करके जिन्वू की पावर भी कम हो रही थी। जिन्वू सोचता है कि ये शैडो आर्मी तो काफी पावरफुल है, लेकिन मेरी माना पावर भी खत्म हो रही है। यहाँ जिन्वू के सामने अब आइस बियर्स का बॉस भी आ जाता है, जो कि आते ही शैडो आर्मी पर भारी पड़ने लगता है और पूरी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है। साथ ही यहाँ पर जिन्वू की मैजिक पावर भी अब खत्म हो चुकी थी। इस वजह से जिन्वू फिलहाल अपनी शैडो आर्मी को दोबारा जिंदा नहीं कर पाता। इसीलिए अब जिन्वू इग्रिस को आइस बियर से लड़ने के लिए कहता है और इग्रिस काफी तेजी से आइस बियर बॉस पर हमला कर देता है और उसके दोनों पैर भी काट देता है। यहाँ आइस बियर इग्रिस पर हमला करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी इग्रिस हमला करके आइस बियर की गर्दन काट देता है, जो देखकर जिन्वू सोचता है कि उस दिन अगर इग्रिस ने अपने हाथ से तलवार नहीं छोड़ी होती तो वो मुझे भी मार देता, क्योंकि इग्रिस अभी भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर यहाँ पर जिन्वू इग्रिस को उसके काम के लिए शाबाशी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जिसके सारे साथी अब मर चुके थे और यहाँ किम के सामने काफी सारे आइस एल्फ्स खड़े होते हैं, जो देखकर किम सोचता है कि अब मुझे कौन बचाएगा। और तभी एक आइस एल्फ्स किम के सामने उसके साथी को खत्म कर देता है, जो देखकर किम चीखता हुआ यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर हम आइस एल्फ्स के बॉस को भी देखते हैं, जो कि यहाँ आ चुका था। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर जिन्वू सारे आइस बियर्स को मारने के बाद उन्हें भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है
वहीं दूसरी तरफ डंजन के बाहर बेक और डोंगसू पिछले 3 घंटों से सभी लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ बेक को तो ऐसा लग रहा था कि जिन्वू और बाकी सभी जिंदा होंगे, लेकिन डोंगसू कहता है कि अब तो जिन्वू मर गया होगा, मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया। इतना बोलकर डोंगसू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब तभी डोंगसू को याद आता है कि जब जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं तो वो स्ट्राइक टीम का हिस्सा आखिर कैसे बन गया। इस पर मैनेजर संगमिन कहता है कि जिन्वू को बस सी रैंक की रेड करनी थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लाया था। ये सुनकर डोंगसू को अब गुस्सा आ जाता है, वो संगमिन का गला पकड़कर उसे उठा देता है, लेकिन अब तभी बेक भी ट्रांसफॉर्म होकर डोंगसू को ऐसा करने से रोकने लगता है और ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं, जो देखकर संगमिन कहता है कि ये तो एस रैंक की बैटल है, अब तो हम गए, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर किम को देखते हैं, जिसके सारे साथी अब मर चुके थे और किम को काफी ठंड लग रही होती है। किम सोचता है कि अगर हमारे पास सर्दी से बचने के लिए कुछ होता तो हम जीत सकते थे। अब तभी किम के सामने काफी सारे मरे हुए आइस बियर्स आ जाते हैं, जो देखकर किम काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ई रैंक के लोग इतने सारे आइस बियर्स को कैसे मार सकते हैं। यहाँ किम को ऐसा लगता है कि इन आइस बियर्स को आइस एल्फ्स ने मारा होगा और ये सोचकर किम यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगसू और बेक को देखते हैं, जिनके अटैक को जिनचुल ने रोक लिया होता है और वो कहता है कि अगर तुम दोनों ने अपने अपने पंच लास्ट सेकंड में नहीं रोक लिए होते तो मेरे दोनों हाथ टूट सकते थे। यहाँ जिनचुल इन दोनों से कहता है कि मुझे भी लगा था कि जिन्वू रीअवेकन हुआ है, लेकिन जब 2 महीने पहले मैंने उसे मानामीटर से चेक किया था तो तब भी वो ई रैंक का ही हंटर था। साथ ही यहाँ पर जिनचुल डोंगसू से कहता है कि जिन्वू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अकेले डोंगसुक और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दे। यहाँ डोंगसू को भी अब ऐसा लगता है कि जिन्वू ने डोंगसुक को मारा है, ये बात झूठ है और डोंगसू को शायद उस दूसरे हंटर यानी कि जिन्होंने ही मारा होगा। और ये सुनकर जिनचुल कहता है कि जब तुम्हें सारी बातें पता हैं तो तब तुम जिन्वू को क्यों मारना चाहते हो। इस पर डोंगसू कहता है कि मुझे किसी को मारने का बस बहाना चाहिए था। फिर यहाँ पर डोंगसू को एक कॉल आती है और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम अब उन्हीं लो रैंक के हंटर्स के पास आ जाता है, जो कि आराम से यहाँ पर काफी मजे कर रहे थे और ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। किम सोचता है कि आखिर ये सभी लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं और इनके पास ये ब्लैंकेट्स और फूड जैसा सामान कहाँ से आया। यहाँ किम को ये सब देखकर अब काफी गुस्सा आ जाता है। वो इन सभी से कहता है कि मेरी पूरी टीम मारी गई क्योंकि तुम्हारे पास खाना और ये कपड़े थे और तुमने इन्हें छुपाए रखा। यहाँ किम को लगता है कि बी रैंक की हंटर पार्क ने ही जरूर ये छुपाए रखा होगा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम में अपनी टीम को चेंज कर लिया था। किम इनसे कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा और मुझे बता दो कि ये सामान किसने छुपाया था, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। किम काउंटिंग करते करते अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिन्वू यहाँ आते हुए किम को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे किम यहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिन्वू आइस एल्फ्स को भी बाहर आने के लिए बोलता है, क्योंकि आइस एल्फ्स ने खुद को यहाँ पर छुपा रखा था, लेकिन जिन्वू को आसानी से उनके यहाँ होने का एहसास हो चुका था। इसके बाद आइस एल्फ्स का बॉस बारूका अपनी पूरी टीम के साथ जिन्वू के सामने आ जाता है और कहता है कि चलो यहाँ कोई तो पावरफुल है, मुझे लगा तुम सारे ही कमजोर हो। इस पर जिन्वू कहता है कि क्या तुमने मुझे भी कमजोर कहा। यहाँ ये बात सुनकर बारूका हैरान रह जाता है, क्योंकि जिन्वू आइस एल्फ्स की भाषा में ही उनसे बात कर रहा था और बारूका जिन्वू से कहता है कि तुम्हें मेरी लैंग्वेज भी आती है। यहाँ जिन्वू को भी ये बात जानकर काफी हैरानी होती है, उसे भी यह एहसास नहीं हो पाया था कि वो उनकी भाषा में बोलने लगा है। यहाँ जिन्वू को छोड़कर कोई भी हंटर बारूका की बात को समझ नहीं पा रहा था और जिन्वू समझ जाता है कि सिस्टम लैंग्वेज समझने में उसकी मदद कर रहा है। यहाँ बारूका अब जिन्वू को एक आइस एल्फ दिखाता है और कहता है कि इसी ने मुझे बताया कि कोई पावरफुल इंसान यहाँ पर आया हुआ है और ये तुमसे लड़ना चाहता है। बारूका ये बात बोल ही रहा था कि तभी जिन्वू उस खबरी का गला काटकर उसे खत्म कर देता है और बारूका पर भी अटैक करता है, लेकिन बारूका उसके अटैक से बच जाता है और बारूका को घोड़ा मर जाता है। यहाँ बारूका जिन्वू से कहता है कि एक बात बताओ, जब तुम इंसान हो ही नहीं तो तुम इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो। साथ ही यहाँ पर बारूका कहता है कि हम लोगों के कान में हमेशा इंसानों को मारने के लिए एक वॉइस आती रहती है, लेकिन वो वॉइस हमें तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही। यहाँ जिन्वू सोचता है कि शायद सिस्टम उनके कान में किसी भी तरह की ऐसी वॉइस को नहीं आने दे रहा होगा, क्योंकि सिस्टम ने मुझे एक प्लेयर बना दिया है। यहाँ पर अब बारूका जिन्वू से कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमें इन इंसानों को दे दो और बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिन्वू कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। इस पर बारूका जिन्वू को कुछ बताने लगता है, लेकिन सिस्टम में अचानक से एक ग्लिच आ जाता है और सिस्टम जिन्वू को वो नहीं सुनने देता। ये सब देखकर जिन्वू समझ जाता है कि सिस्टम जरूर बारूका का सच उसके सामने आने से रोक रहा है। साथ ही यहाँ पर अब जिन्वू बारूका के ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। इस पर बारूका कहता है कि क्या तुम हमसे अकेले लड़ना चाहते हो। जिन्वू कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इतना बोलकर जिन्वू एक बार फिर से अपनी पूरी शैडो आर्मी को जिंदा कर लेता है, जिसमें इस बार खतरनाक आइस बियर भी शामिल होते हैं, जो देखकर सभी हंटर्स हैरान रह जाते हैं और पार्क समझ जाती है कि ये सब जरूर जिन्वू ने ही किया होगा। इसके बाद यहाँ पर फाइट शुरू होती है और दोनों ही टीमें आपस में लड़ने लगती हैं। यहाँ सभी हंटर्स बचकर साइड में भागने लगते हैं और तभी कुछ आइस एल्फ्स तीरों से उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उन सभी को खत्म कर देता है।
यहीं पर जिन्वू की आर्मी तो काफी ज्यादा थी, लेकिन जिन्वू के पास उन्हें बार बार जिंदा करने के लिए माना नहीं होता। और साथ ही जिन्वू बारुका को भी हराने का तरीका सोचता है, क्योंकि बारुका जिन्वू से काफी ज्यादा पावरफुल था। और साथ ही जिन्वू समझ चुका था कि इग्रिस भी बारुका को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए जिन्वू को लगता है कि उसे बारुका को हराने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर फोर्स की जरूरत होगी। इसके बाद जिन्वू और बारुका दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की फाइट बिल्कुल टक्कर की होती है। यहाँ बारुका जिन्वू को एक जोरदार किक मारता है, जिससे जिन्वू काफी दूर जाकर गिरता है और बारुका कहता है कि मुझे इस फाइट में काफी मजा आ रहा है। यहाँ पर अब जिन्वू के मैजिशियन बारुका पर काफी बड़ा फायरबॉल भी गिराते हैं, लेकिन इस अटैक से भी बारुका पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी किम भी होश में आ जाता है और वो भी अब जिन्वू पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि जिन्वू ने ही उसे मारा था। वहीं दूसरी साइड से बारुका जिन्वू पर हमला करने आने लगता है और ये देखकर अब जिन्वू अपनी अगली चाल चलता है और इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस के आते ही वो किम को खत्म कर देता है। जिसके बाद जिन्वू किम जैसे ए रैंक के हंटर को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और किम शैडो आर्मी में आने के बाद और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जो देखकर बारुका भी काफी हैरान होता है। यहाँ पर जिन्वू अपने इस सोल्जर का नाम आयरन रखता है। फिर यहाँ पर बारुका आयरन पर हमला करता है और इनकी फाइट काफी अच्छी चलती है, जो कि सभी हंटर्स को भी काफी पसंद आती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ये सब असलियत में देख रहे हैं। इसके बाद जिन्वू, इग्रिस और आयरन तीनों एक साथ मिलकर बारुका पर हमला कर देते हैं। तभी मौका देखकर जिन्वू बारुका के अपना चाकू भी मार देता है और ये देखकर बारुका सोचता है कि मैंने इसे हल्के में ले लिया था। यहाँ अब बारुका के सभी आई सेल्फ्स अब मर चुके थे और ये देखकर बारुका जिन्वू से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे सारे सोल्जर्स भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इतना बोलकर बारुका जिन्वू पर हमला करने लगता है। तभी जिन्वू अपना खंजर बारुका की तरफ फेंकता है, लेकिन बारुका उससे बच जाता है और जिन्वू से कहता है कि बेवकूफ, तुमने अपना हथियार फेंक दिया। लेकिन तभी जिन्वू अपने खंजर को कंट्रोल करता है और पीछे से बारुका पर हमला करता है, जिसे रोकने के चक्कर में बारुका का खंजर भी टूट जाता है। और तभी आयरन बारुका को पकड़ लेता है और सारे जादूगर मिलकर एक बार फिर से उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन इस सब से भी बारुका को कुछ नहीं होता। वो और गुस्से में आ जाता है। लेकिन अब तभी जिन्वू अपनी पावर की मदद से गायब होकर बारुका के पेट में चाकू मार देता है और आयरन अपने हथौड़े से हमला करके बारुका को यहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद बॉस के हारने की वजह से जिन्वू का लेवल भी बढ़ता है। फिर यहाँ पर हान जिन्वू से पूछती है कि क्या सब खत्म हो गए। इस पर जिन्वू हंसते हुए हाँ बोलता है और इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर बाहर जाने से पहले जिन्वू सोचता है कि अब मैं बारुका के साथ क्या करूं। वहीं बेक अब भी गेट के बाहर खड़ा होकर सभी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था और तभी गेट खुलता है और हंटर्स बाहर आने लगते हैं। ये देखकर बेक को लगता है कि जरूर किम ने डंजन बॉस को हरा दिया होगा और सभी को बचा लिया होगा। लेकिन एक एक करके सारे लो रैंक के हंटर्स बाहर आते हैं और जिन्वू भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर संगमिन काफी खुश होता है। इसके बाद गेट भी बंद हो जाता है और ये देखकर बेक समझ जाता है कि किम मारा गया, इसी वजह से वो बाहर नहीं आया। यहाँ बेक को काफी हैरानी भी होती है। वो सोचता है कि आखिर लो रैंक के हंटर ही वापस कैसे आए हैं। यहाँ अब जिन्वू हान को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेक जिन्वू को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। इस पर जिन्वू कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हें जो भी पूछना है अपने हंटर से पूछ लो। ये सुनकर बेक को गुस्सा आने लगता है। वो जिन्वू से कहता है कि मेरी गिल्ड के 6 हंटर्स मिसिंग है, तो मेरा तुमसे सवाल पूछना तो बनता है। इस पर जिन्वू भी बेक को घूरते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 हंटर्स को बचाया है, तो गिल्ड मास्टर होने के नाते तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ये सुनकर बेक शांत हो जाता है और वो जिन्वू से सॉरी भी बोलता है। इसके बाद जिन्वू यहाँ से चला जाता है। तभी बेक पार्क से पूछता है कि आखिर जिन्वू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। इस पर पार्क कहती है कि जिन्वू शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन डंजन बॉस को मारने के बाद जिन्वू का मूड अचानक से बदल गया। यहाँ संगमिन भी कहता है कि जिन्वू बुरा इंसान नहीं है। फिर यहाँ पर बेक संगमिन से कहता है कि जिन्वू को किसी भी कीमत पर व्हाइट टाइगर गिल्ड में शामिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। यहीं अब जिन्वू हान को उसके घर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर हान अब जिन्वू को उसके नाम से बुलाने लगती है और आज जिन्वू को उसे बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। फिर यहाँ घर जाते समय जिन्वू बारुका के वेपन को भी देखता है और हमें पता चलता है कि जिन्वू ने बारुका को अपनी शैडो आर्मी में शामिल करना चाहा था, लेकिन क्योंकि बारुका का लेवल जिन्वू से काफी ज्यादा था, इसलिए जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया और शायद इसी वजह से उसका मूड खराब था। अब इसके बाद जिन्वू घर वापस आकर किम के बारे में सोचता है और कहता है कि मैंने तीसरी बार किसी इंसान की जान ली है। यहाँ जिन्वू को किम की जान लेकर अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके बाद अगले दिन जिन्हो भी जिन्वू के पास आता है और ये दोनों रेड करने जाने लगते हैं। रास्ते में जिन्वू हान को भी पिक करता है और यहाँ पर हान जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है और ये सब देखकर जिन्हो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर जिन्वू और हान इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए। यहाँ जिन्वू और हान को इतना करीब देखकर जिन्हो जिन्वू से कहता है कि जिन्वू सर, आपको पता है ना कि हान अभी अंडर एज है। लेकिन इस पर जिन्वू कहता है कि तो क्या हुआ। ये सब सुनकर जिन्हो पूरी तरह से हिल जाता है
और ये तीनों अब रेड पर जाने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 के 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।